गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मानव भूगोल में आज हम छठा अध्याय शुरू करेंगे और अपना छठा अध्याय जो है वो है विश्व मानव अधिवास। विश्व मानव अधिवास। तो सबसे पहले आप देखिए मानव अधिवास का क्या अभिप्राय होता है। तो जैसा कि नाम से विदित होता है अधिवास, यानी मानव अपने आप को वातावरण की कठोरता से, सर्दी, गर्मी, वर्षा, अन्य प्रकार के जंगली जीवों से बचने के लिए अपना जो मकान की संरचना करता है उसे ही अधिवास कहते हैं। वह मकान एक झोपड़ी भी हो सकती है, एक मकान भी हो सकता है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप वो जैसे भी संरचना का निर्माण करता है वही अधिवास कहलाता है। तो देखिए, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित अधिवासों के संगठित समूह को ही अधिवास कहा जाता है। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी हम कह सकते हैं। मानव अधिवास साधारणतया स्थायी और अस्थायी दो प्रकार के होते हैं। जहां पर मानव स्थायी रूप से रहता है वो स्थायी अधिवास, और अस्थायी तौर पर रहता है उसे अस्थायी अधिवास कहेंगे। तो अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो मानव निवास के लिए होता है। मानव अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यों को पूरा करने के लिए भी अधिवासों का उपयोग करता है। तो जिसको हम आवास, मकान, घर, निवास आदि के नाम से हम उनको जान सकते हैं, जो अधिवास की मूलभूत इकाई होती है। तो यह मूलभूत इकाई जो है वो एक झोंपड़ी से लेकर के और एक बड़ी इमारत भी हो सकती है। तो अधिवास मकानों के समूह होते हैं जिनमें 2, 4, 5 से लेकर सैकड़ों मकान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कुछ परिभाषाएं। देखिए, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित, जो मानव स्वयं बनाता है, मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित अधिवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। अर्थात मानव स्वयं द्वारा निर्मित एवं विकसित अधिवासों का एक समूह, एक संगठन, उसी को हम अधिवास कहते हैं। अगली परिभाषा है प्रोफेसर पॉल डी ला ब्लास। तो प्रोफेसर पॉल डी ला ब्लास के अनुसार देखिए, मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से है। अर्थात मानव अपने स्वयं के रहने के लिए और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिवासों का निर्माण करता है। तो ब्लास कहते हैं मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए कोई संरचना बनाता है, उसी को हम अधिवास कहते हैं। अगली परिभाषा है
फिंच एवं त्रिवार्था के अनुसार, फिंच एवं त्रिवार्था कहते हैं मानव अधिवास जन समूह की एक ऐसी विशिष्ट इकाई या बसाव है जहां निवासियों के जीवन यापन के लिए अनेक साधन सुविधाएं विद्यमान होती हैं। यानी मानव अधिवास समूह की एक ऐसी विशिष्ट इकाई, एक ऐसा बसाव जहां पर वहां रहने वाले जन समुदाय के लिए अनेक प्रकार की साधन सुविधाएं होती हैं, उनको हम अधिवास कहते हैं। तो अधिवास जो है वो उसकी उत्पत्ति के बारे में यदि हम विचार करें तो मानव ने अपनी विकास यात्रा में जब एकत्रीकरण यानी संग्रहण करना और आखेट की अवस्था को पार करके पशुपालन अवस्था के साथ ही जब कृषि कार्य करना प्रारंभ किया तो पशुओं की आवश्यकता हुई। प्राचीन काल में भी मानव बस्तियों पशुचारकों और कृषकों पर ही आधारित थी। जनसंख्या बढ़ने और संघर्ष की स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से भी आवासों की संख्या में वृद्धि होने लगी। लोग अलग अलग दूरियों पर घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे मानव ने विकास किया, उत्पादन में वृद्धि से व्यापार एवं परिवहन का विकास हुआ। तकनीकी विकास और जनसंख्या वृद्धि से गांवों की संख्या में भी वृद्धि हुई। पुराने गांव के आकार बढ़ने से नगरों की परंपरा शुरू हुई और आज से 5000 वर्ष पूर्व यदि हम बात करें कि मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, दजला फ्रात की घाटियों में विशाल नगरों की उत्पत्ति और विकास हुआ है। तो मानव अधिवासियों की उत्पत्ति मूलतः अपने निवास के लिए होती है। उसको हम दो भागों में बांटते हैं। अब दो भाग जैसा आपको पहले बताया उत्पत्ति के आधार पर, पहला अस्थायी अधिवास, अस्थायी अधिवास और दूसरा है स्थायी अधिवास। तो देखिए प्राचीन काल में मानव के द्वारा कुछ अधिवास शिकार और मौसम की अनुकूलता के आधार पर बनाए जाते थे। जैसे हमने पढ़ा था जनजातियों में एस्किमो के बारे में कि जब सर्दी की ऋतु होती थी तो सर्दी की ऋतु में बर्फ की शिलाओं को जोड़ करके बर्फ के घर बनाते थे, जिनको किस नाम से आपने पढ़ा था? इग्लू के नाम से। तो उनका एक अधिवास हुआ इग्लू। तो सर्दियों में इस प्रकार के अधिवास बनाते थे और जब गर्मी आती थी तो वो इस प्रकार के गर्म स्थलों में जाकर के इस प्रकार के टेंट लगा करके अपने अधिवास बनाते थे। इस प्रकार के अधिवास को बनाते थे। तो ये हुआ एक तरह से अस्थायी अधिवास, यानी स्थायी नहीं है। जब गर्मी की ऋतु होती है तो टेंट लगा लेते हैं बाहर जाकर के, और सर्दी की ऋतु आती है तो इस प्रकार की संरचना को बनाते हैं बर्फीले क्षेत्रों में, जिसको इग्लू कहा जाता है। इसी प्रकार से हमने देखा बुशमैन के बारे में, जो झोपड़ियों की संरचना करते थे, घास फूस की जो झोपड़ियां बनाते थे।
इस प्रकार की झोपड़ियां। तो ये इस प्रकार के जो अधिवास थे अस्थायी, मानव अपनी जरूरतों के मुताबिक बनाता है और बाद में उनको छोड़कर अन्यत्र जाकर के दूसरे प्रकार के अधिवास बना लेता है। तो हम कह सकते हैं अस्थायी अधिवास प्राचीन काल में मानव द्वारा कुछ अधिवास शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए बनाए जाते थे। आज के युग में भी बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं जो इस प्रकार के अधिवास आज भी बनाती हैं, जो घुमक्कड़ प्रकृति की होते हैं, जो भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं। कभी ऊंचे पहाड़ों पर जाकर के अपना अस्थायी आवास, टेंट, तंबू या झोपड़ी बनाते हैं। फिर वहां जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो अन्यत्र जाकर के दूसरी जगह जाकर के इसी प्रकार के अपने अधिवास बना लेते हैं। तो ऐसे अधिवासों को अस्थायी अधिवास कहते हैं। आज अनेक प्रकार की जनजातियां, जैसे राजस्थान के अंदर भी बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं, पूरे देश में बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो अस्थायी अधिवास बनाती हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक जितने समय वहां पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अपने द्वारा जो संग्रहित जो सामान होता है उसमें रख रखाव करते हैं और उसके उपरांत उसको छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर चले जाते हैं। तो ऐसे अधिवासों को कहा जाता है अस्थायी अधिवास। खास करके देखा जाए तो घुमक्कड़ प्रकृति के जो जनजातियां हैं, जैसे भेड़ बकरियां चराने वाले, अन्य पशु चारक, तो वो लगभग अस्थायी अधिवास का निर्माण ही करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है अस्थायी, यानी स्थायी नहीं होते, कुछ समय के लिए वो बनाते हैं। ऐसे अधिवासों को अस्थायी अधिवास कहा जाता है। दूसरा है स्थायी अधिवास। तो स्थायी अधिवास के अंतर्गत देखिए, स्थायी अधिवास के अंतर्गत जब मानव ने कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया स्थायी रूप से, या हम कहें कि कुछ विद्वानों के मुताबिक उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति हुई, कि जब मानव समूह में रहने लगा तभी से स्थायी अधिवासों का निर्माण होने लगा। जैसा हमने देखा अस्थायी अधिवासों में एकांकी प्रवृत्ति थी, कुछ 1 या 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति रहा करते थे। धीरे धीरे उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, स्थायी कृषि और पशुपालन करने लगा, तो वो एक तरह से समूह में रहने लगा, और समूह में रहने लगा तो एक दूसरे की आवश्यकताएं एक दूसरे पर निर्भर हुई, तो स्थायी अधिवास बना करके वो रहने लगा। तो मानव अधिवास मानव की सभ्यता और संस्कृति के भी प्रतीक माने जाते हैं। किसी मानव बस्ती का स्थायित्व जो है वो वहां निर्मित संचित संसाधन, बाह्य विश्व से उसका संबंध, भावी उन्नति की संभावना और उनकी सुरक्षा से लगाया जाता है, जो कि एक बस्ती के स्थायित्व पर निर्भर होता है। तो स्थायित्व के अंतर्गत कृषि और पशुपालन और उनसे संग्रहित जितने भी प्रकार का जो उनका सामान है, खाद्य संग्रहण भी हम कह सकते हैं, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अन्य औजार आदि को रखने के लिए मानव ने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। तो ऐसे में मानव जो है वो समूह में रहने लगा, जिसको हम स्थायी अधिवास अर्थात मानव एक जगह
निश्चित क्षेत्र में जहां पर उसकी मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं, ऐसे क्षेत्र का चुनाव करके अपनी बस्तियां बसाने लगा। धीरे धीरे उत्तरोत्तर लगातार बस्तियां जो हैं वो 1 से 2, 2 से 4 बढ़ती गई। तो इसी प्रकार से एक छोटी से बस्ती से लेकर गांव का निर्माण होता है, धीरे धीरे गांव का विकास करता है, नगर बन जाता है, नगर महानगर बन जाता है। इस प्रकार से ये बढ़ते जाते हैं। तो स्थायी बस्तियां इस प्रकार से उत्तरोत्तर लगातार वृद्धि करती जाती हैं। तो मानव बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी बस्तियां और स्थायी बस्तियां। अब हम अध्ययन करेंगे कि मानव जो अधिवासों का निर्माण करता है उसका क्या उद्देश्य है, कि मानव अधिवास का उद्देश्य क्या है। नंबर 1 है भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने अर्थात मानव जो है अधिवासों का निर्माण क्यों करता है, तो उसका जो पहला उद्देश्य है भौतिक वातावरण की कठोरता को दूर करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि मानव अपने आप को सर्दी, गर्मी, वर्षा, अन्य प्रकार के जंगली जीव जंतुओं, हिंसक पशुओं आदि से बचने के लिए अधिवासों का निर्माण करता है और उन अधिवासों में रह करके वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए ये अधिवास का पहला उद्देश्य है भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करना। दूसरा है खाद्य संग्रहण के भंडारण हेतु यानी मानव की जो खाद्य सामग्री है उसको रखने के लिए, उसके भंडारण के लिए, उसका संग्रहण करने के लिए उसको एक उचित स्थान की जरूरत होती है। तो उसके भंडारण के लिए, खाद्य संग्रहण के जो है उसको भविष्य में काम में लेने के लिए, कल के लिए सुरक्षित रखने के लिए उनका संग्रहण करता है। इसलिए उसको अधिवास की जरूरत पड़ती है। तीसरा है स्वयं को जंगली जानवरों व हिंसक पशुओं से बचाने के लिए अधिवास का निर्माण करता है, कि स्वयं को जंगली जानवरों से, हिंसक पशुओं से बचाने के लिए अधिवास का निर्माण करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये अधिवास एक झोंपड़ी से लेकर एक बड़ी इमारत तक भी हो सकते हैं। तो अस्थायी घुमक्कड़ प्रकृति के जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक 1, 2, 3 झोंपड़ियों का निर्माण कर लेते हैं, और स्थायी जो अधिवास हैं उनमें बड़े बड़े भवन भी हो सकते हैं। तो अगला है चौथा उद्देश्य, कि मानव जो है वो अपने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कार्य के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं
मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को एक दूसरे से पूरा करता है। तो अपने सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जितने भी प्रकार के जिस धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है, उस धर्म के प्रति पूजा अर्चना करना, उसके लिए उसको अधिवास की जरूरत पड़ती है। अपने जितने भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो वो करता है, उनके लिए जितने भी उसके पास जिस प्रकार के सामान हैं, उन सबको रखने के लिए भी उनको अधिवास की आवश्यकता पड़ती है। तो अधिवास का चौथा उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। और अगला है मानव जो है वो अपने पारिवारिक एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए कि मानव जो है वो स्वयं और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको एक अधिवास की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव जो है वो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन अधिवासों की संरचना करता है। तो ये थे आज के अपने विश्व मानव अधिवास के बारे में। तो इस अध्याय में आप व्याख्यान पर अधिक ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।